Hello students, I am Dr. S.K. Singh and in today's class we are going to discuss about homopolysaccharides. पिछली क्लास में हम लोगों ने पॉलीसेक्राइड्स के बारे में डिस्कस किया था और होमोपॉलीसेक्राइड्स पॉलीसेक्राइड्स का मेजर पोर्शन बनाते हैं. इट प्रोड्यूस इन लार्ज अमाउंट इन द प्लांट एंड स्टोर इन द लार्ज अमाउंट इन एनिमल एंड ह्यूमन. तो ये दोनों फंक्शन प्ले करते हैं स्टोरेज एनर्जी के रूप में और स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट इज मेड अप ऑफ सिंगल मोनोसेक्राइड्स यूनिट लाइक स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन. दे आर मेड अप ऑफ ग्लूकोज. और ग्लूकोज के डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस से जुड़ के, बॉन्डिंग से जुड़ के इनका निर्माण होता है. आज की क्लास में हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसके बायोलॉजिकल रोल के बारे में और क्यों इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इसके बारे में ये डिस्कस करेंगे. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट होमोपॉलीसेक्राइड्स और इसके डिफरेंट डिफरेंट जो एग्जांपल्स हैं उसको वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे अब आने वाली स्लाइड्स में. तो होमोसेक्राइड्स, होमोपॉलीसेक्राइड्स को हम लोगों ने देखा, दे आर द एक्चुअली सिंगल टाइप ऑफ शुगर मोनोमर. और हाइड्रोलिसिस में हमें ओनली सिंगल मोनोसेक्राइड्स मिलेंगे एंड दे कुड फंक्शन एज बोथ स्टोरेज फॉर्म ऑफ द मोनोसेक्राइड या फिर स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स इन प्लांट सेल वॉल और एनिमल एक्सोस्केलेटन्स. तो स्टोरेज पॉलीसेक्राइड्स का एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, स्टार्च, ग्लाइकोजन, इन्यूलिन. और स्ट्रक्चरल के केस में सेलुलोज, पेक्टिन एंड काइटिन. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्टोरेज पॉलीसेक्राइड्स. और मेजर स्टोरेज पॉलीसेक्राइड्स यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ग्लाइकोजन, स्टार्च एंड इन्यूलिन. So first storage polysaccharides which we are going to discuss is starch. Starch is actually amylum and it's a polymeric carbohydrate which contains numerous glucose units. और ये ग्लूकोज यूनिट जुड़ी होती हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से. और ये स्टोरेज पॉलीसेक्राइड बेसिकली प्रोड्यूस होता है मोस्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स फॉर एनर्जी स्टोरेज. और these are the most common carbohydrates in our human diets and it is contained in large amount of staple foods like potatoes, maize, rice, wheat. सब में आपको ये स्टार्च पाया जाता है. सो स्टार्च इज ए स्टोरेज होमोपॉलीसेक्राइड्स और ये सिंगल डी ग्लूकोज रेजिड्यू से मिलके बनी हुई होते हैं. और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजर्व फूड मटेरियल है प्लांट का. हायर प्लांट में आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलेगा और उसके स्टोरेज ऑर्गन्स में आपको ये पाया जाता है. और ये सिंथेसिस कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो इट्स सिंथेसाइज्ड इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट सेल एंड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉम्पैक्ट, पैक्ड, इनसॉल्युबल, सेमी क्रिस्टलाइन ग्रेन्यूल, जो कि कुछ ही भी स्ट्रक्चर के हो सकते हैं, स्पेरिकल, लेंस शेप्ड या फिर ओवॉइड. तो हाफ ऑफ द कार्बोहाइड्रेट जो कि हम लेते हैं, दे आर स्टार्च. एंड ये स्टार्च हम लोग किसी भी फूड सोर्स से ले सकते हैं, पोटैटो से या फिर ड्यूरिंग द फास्ट हम लोग यूज करते हैं साबूदाना. दे आर द एक्चुअली सेगो स्टार्च विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द सेगो पाम. या फिर एरोरूट, अरारोट भी जिसे बोलते हैं, एरोरूट जो है दे आर द फ्रॉम द मेरेंटा से. या फिर टेपियोका फ्रॉम द मैनी हॉट से. तो डिफरेंट स्टार्ची फूड है बिकॉज दे आर द एनर्जी रिच मॉलिक्यूल. अगर हम लोग इसकी केमिस्ट्री देखें तो स्टार्च और ग्लाइकोजन भी काफ़ी हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल हैं. तो दे हैव द मेनी एक्सपोज्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स. और जो कि एक्सपोज है तो वो लोग आसानी से वाटर से बाइंड कर सकते हैं. तो स्टार्च जो है हमारा, वो दो अदर कंपाउंड से मिलके बना होता है, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन. एमाइलोज काफ़ी कम अमाउंट में पाया जाता है, 15 to 20%, जबकि एमाइलोपेक्टिन मेजर पार्ट ऑफ द स्टार्च, 80 to 85%. एमाइलोज बहुत सिंपल मॉलिक्यूल है. दे आर द लॉन्ग अनब्रांच्ड स्ट्रेट चेन कंपोनेंट. यहाँ पे आप देख पा रहे हो एमाइलोज का स्ट्रक्चर. तो इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज 10,000 to 50,000. सो इट मे कंसिडर एन एनहाइड्रेट ऑफ डी ग्लूकोज यूनिट. डी ग्लूकोज अराउंड 200 से 1000 यूनिट्स जो है इसमें पाई जाती हैं एक अल्फा एमाइलोज मॉलिक्यूल में. दे फॉर्म इन द प्लांट सेल बाय एलिमिनेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. जैसे कि हम लोग पिछली क्लासेस में देखा था कि एलिमिनेशन ऑफ वाटर से ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनते हैं और ये आपस में जुड़ के एक चेन का निर्माण करते हैं. और इसी चेन को हम लोग एमाइलोज बोलते हैं. और ये चेन इस फॉर्म में, सर्कुलर के फॉर्म में अवेलेबल होती है.
तो दीज लिंकेज अगर हम लोग देखें तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइड लिंकेज लाइक द माल्टोज, माल्टोज के केस में भी यही लिंकेज पाया जाता है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइड लिंकेज। नाउ विल डिस्कस अबाउट बीटा एमाइलोज, या जिसको हम लोग एमाइलोपेक्टिन भी बोलते हैं। ठीक है, तो दे आर द सिंपल बेसिक चेन ऑफ अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये भी अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से एक चेन बनती है जो कि ब्रांच्ड हो जाती है अल्फा 1,6 ग्लूकोसाइड लिंकेज से, सिमिलर टू आइसोमाल्टोज। ठीक है, तो माल्टोज हम लोगों ने पिछले देखा था एमाइलोज की तरह होते हैं, और यहाँ पे आइसोमाल्टोज हो रहा है जो कि अल्फा 1,6 ग्लूकोसाइड लिंकेज ब्रांच बनाने के लिए ये अलग हो जाते हैं। So, it's seen that glucose unit present in at each point of branching has substituted not only at carbon atoms 1 and 4 but also at carbon number 6. तो कार्बन नंबर एटम 1, 4 और 6 पे ब्रांचिंग हो सकती है, और इन्हीं ब्रांच से मिलकर बनाते हैं ये पूरा ओवरऑल स्टार्च। इन अदर वर्ड दीज ग्लूकोज यूनिट्स हैव 3 points of the attachment. So branch points occur about every 24 to 30 residues. आफ्टर एवरी 24 टू 30 रेजिड्यूज यहाँ पे ब्रांचिंग पॉइंट होगा, और जहाँ पे ये अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा और ये एक ब्रांच अलग हो जाएगी। तो यहाँ पे आप एक ये देख पा रहे हो, दिस इज द एमाइलोपेक्टिन एंड ब्लू वाइट लाइन एमाइलोज की है। तो दिस इज द नॉन रिड्यूसिंग एंड, जबकि यहाँ पे ये लिंकेजेस खुले हुए हैं अल्फा 1,6 ब्रांच पॉइंट, और दीज आर द रिड्यूसिंग एंड्स। तो ग्लाइकोजन हैज ए स्ट्रक्चर दैट इज सिमिलर टू द एमाइलोपेक्टिन। जो ग्लाइकोजन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे उसका स्ट्रक्चर जनरली एमाइलोपेक्टिन की तरह ही होता है, बट इट इज मोर हाईली ब्रांच्ड एंड मोर कॉम्पैक्ट। और एमाइलोपेक्टिन की अगर हम लोग कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करें तो इट विल प्रोवाइड आइसोमाल्टोज बिकॉज इट कंटेन्स अल्फा 1,6 ग्लूकोसाइड लिंकेजेस। स्टार्च को अगर हम लोग देखें तो इट इज ए वाइट सॉफ्ट एमोर्फस पाउडर, और इसमें स्वीटनेस नहीं पाई जाती है। अगर इसको हम लोग वाटर में या फिर एल्कोहल या ईथर में डिजॉल्व करने की कोशिश करें तो वी कुड नॉट बी एबल टू डू दैट बिकॉज इट्स इनसॉल्युबल इन दीज सॉल्वेंट। और जब भी इसको हम लोग हाइड्रोलाइज करते हैं, इसको बॉयल करते हैं विद वाटर से एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इट विल बी ब्रेक डाउन इनटू लार्ज फ्रेगमेंट्स, और उसको हम लोग बोलते हैं डेक्सट्रिन्स। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कन्फर स्टिफनेस टू क्लॉथ्स दैट हैव बीन स्टार्च्ड एंड आयरन। ठीक है, जो स्टिफनेस आती है क्लॉथ्स में दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डेक्सट्रिन्स, पार्शियली हाइड्रोलिसिस होती है। सो स्टार्च मॉलिक्यूल हाईली हाइड्रेटेड है सिंस इट कंटेन्स मेनी एक्सपोज्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। सो जब भी इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं विद द ग्रेन्यूल्स विद हॉट वाटर, इट फॉर्म्स ए टर्बिड कोलॉइडल सॉल्यूशंस। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इन कॉमन विद अदर पॉलीसेक्राइड्स, स्टार्च इज ए नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स, and since carbonyl groups of all units except one of two terminal ones participate in the glycosidic linkage. So स्टार्च को हम लोग नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स में रखते हैं बिकॉज इसके कार्बोनिल ग्रुप जो है एक्सेप्ट टू और एक दो टर्मिनल छोड़ के सारे ही पार्टिसिपेट करते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस में। सो अगर दोनों कंपोनेंट एनालाइज करें स्टार्च के, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन को, तो वो भी आपस में काफ़ी डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, दिस इज द सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ द एमाइलोज, इट्स ए लीनियर स्ट्रक्चर एंड दैट इज व्हाई इट्स ए मोर सॉल्युबल देन दिस वन एमाइलोपेक्टिन। जब भी आप वाटर में सॉल्युबल करेंगे बहुत समय तक तो ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में अलग हो जाते हैं। जैसे कि आप देख पाते हो पोटैटो केस में, जब आप पोटैटो को बॉयल करते हैं तो कुछ अमाउंट हमको मिल्की कलर का वाटर मिलता है, दैट इज द एमाइलोज। और जबकि इनसॉल्युबल पार्ट जो होता है जनरली बॉइल्ड पोटैटो में ज़्यादातर एमाइलोपेक्टिन ही पाया जाता है। सो एमाइलोज इज सॉल्युबल विदाउट स्वेलिंग इन वाटर, जबकि एमाइलोपेक्टिन स्वेल्स कर जाता है वाटर में, इट इज पार्शियली सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इन वाटर। एमाइलोज जो है रेडली डिस्पर्स इन वाटर बट डजंट फॉर्म एनी कैरेक्टरिस्टिक जेल और स्टार्च पेस्ट, जबकि एमाइलोपेक्टिन जो है एक जेल का फॉर्मेशन करता है। अगर हम इसकी टेस्ट करें, स्टार्च आयोडीन टेस्ट में चेक किया जाए अगर, तो यहाँ पे अगर हम लोग स्टार्च में आयोडीन मिलाते हैं
तो एमाइलोज विल प्रोड्यूस टिपिकली ब्लू कलर। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एमाइलोज का कलर, ठीक है। सो दिस इज द टिपिकली ब्लू कलर, वेयर एज एमाइलोपेक्टिन विल प्रोड्यूस, they have the branch structure, so that is why they produce reddish brown या फिर पर्पल solution, because they are highly branched। जबकि एमाइलोज क्या है, they are the linear structure, or that is why they bind with the iodide ions and it produce typically blue color in the solution। अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस की बात करें स्टार्च की, तो इट कुड बी अकर्स विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स आल्सो। तो दो एंजाइम जो कि एमाइलोज को अटैक करते हैं, दैट इट कुड बी अल्फा एमाइलेज एंड बीटा एमाइलेज। तो अल्फा एमाइलेज जनरली इट इज फाउंड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ द एनिमल, लीवर, पैंक्रियाटिक जूस में, सेलाइवा में पाया जाएगा। तो जब भी आप कोई फूड खाते हैं तो इट विल बी ब्रेक डाउन in alpha 1,4 linkages will be break down and it will you will get mixture of maltose and glucose। जबकि बीटा एमाइलेज जनरली फाउंड इन द प्लांट्स, और ये अटैक करता है नॉन रिड्यूसिंग एंड ऑफ द एमाइलोज एंड जिसके कारण हमको मिलता है माल्टोज। अगर एमाइलोपेक्टिन की हाइड्रोलिसिस की बात करें तो इट कुड आल्सो अटैक्ड बाय द अल्फा एंड बीटा एमाइलेजेस, लेकिन but the alpha 1,4 glycosidic bonds near the branching point in the amylopectin and alpha 1,6 bond itself are not hydrolyzed by these enzymes। और इन ब्रांचिंग पॉइंट्स को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें एक अलग एंजाइम की जरूरत पड़ती है जिसको हम लोग बोलते हैं अल्फा 1,6 ग्लूकोसिडेज एंजाइम, जो कि बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर सकता है, ब्रांचिंग पॉइंट के बॉन्ड को हाइड्रोलाइज कर सकता है। अगर हम लोग स्टार्च को लैब कंडीशंस में मिनरल एसिड की मदद से हाइड्रोलाइज करें तो वी विल गेट द फाइनल प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज। और ये हाइड्रोलिसिस के दौरान जो है ग्रेजुअल चेंज इन कलर, कलर का भी जो है चेंज डिफरेंट डिफरेंट आएगा। इट विल बी कलर फ्रॉम द ब्लू टू पर्पल एंड देन रेड एंड देन फिर नन। एंड आल्सो द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिड्यूसिंग शुगर, जो रिड्यूसिंग शुगर है ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये विद द हेल्प ऑफ एसिड, माइल्ड एसिड या फिर मिनरल एसिड से हम लोग इसको हाइड्रोलाइज कर रहे हैं। इफ हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च इज इंटरप्टेड अर्ली, अगर हम इसकी जो हाइड्रोलिसिस है वो रोक दें पहले ही, इट विल बी नॉट कंप्लीटली हाइड्रोलाइज्ड एंड इट विल फॉर्म डेक्सट्रिन, जो कि हम लोग एडहेसिव की तरह यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक पिक्चर जहाँ पे डेक्सट्रिन को यूज किया जा रहा है ड्यू टू इट्स एडहेसिव प्रॉपर्टी। तो dextrin adhesive can be applied hot or cold, or they offer excellent heat resistance it due to the property of starch। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये स्टार्च है जो कि हाइड्रोलाइज करने के बाद विद द हेल्प ऑफ एसिड इट विल फॉर्म दिस काइंड ऑफ स्टार्च। So this table actually summarizes the amylose and amylopectin content of some of the crops। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एमाइलोज का कंटेंट कुछ क्रॉप्स में बहुत ज़्यादा है और कुछ क्रॉप्स में कम है, और यही चीज़ इस क्रॉप्स की डाइजेस्टिबिलिटी को निर्धारित करती है। तो किसी भी फूड की डाइजेस्टिबिलिटी उसके एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन के रेशियो पर भी डिपेंड करती है। तो वी कैन फाइंड द डाइजेस्टिबिलिटी ऑफ द क्रॉप्स विद द हेल्प ऑफ एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन रेशियो। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ग्लाइकोजन, और ये भी एक रिजर्व एनर्जी पॉलीसेक्राइड्स है, लेकिन ये रिजर्व एनर्जी है एनिमल के केस में। स्टार्च को हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था जो कि प्लांट का रिजर्व एनर्जी मटेरियल है। ग्लाइकोजन इज द रिजर्व एनर्जी मटेरियल ऑफ द एनिमल। सो ग्लाइकोजन is a multi-branched polysaccharide of glucose. It serves as a form of energy storage in animals, fungi and bacteria। तो ये भी ग्लूकोज का पॉलीसेक्राइड्स है एंड इट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द मेन स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन आवर बॉडी। और इसीलिए कभी कभी इसको हम लोग एनिमल स्टार्च भी बोल देते हैं। तो हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन लीवर और मसल्स में बेसिकली स्टोर होता है, और अगर इन दोनों में देखें तो स्पेशली इट स्टोर्ड इन द हिपेटोसाइट सेल्स ऑफ लीवर।
जहाँ की ये अराउंड 7% ऑफ वेट ऑफ द टिश्यू, और इससे थोड़ा कम हमारा ये स्केलेटल मसल सेल में स्टोर होता है। और इसके पार्टिकल्स, दे आर द मच स्मॉलर देन द स्टार्च ग्रेन्स। और ग्लाइकोजन के अगर हम लोग स्ट्रक्चर को देखें तो इट्स ए ब्रांच्ड होमोपॉलीसेकेराइड ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पे आप इसको स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, दीज ऑल आर द ग्लूकोज मोनोसेकेराइड्स। और ये वाली अगर आप चेन देखोगे, इट्स जस्ट लाइक अ एमाइलो पेक्टिन की तरह आपको दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे भी ब्रांच्ड है और ये एमाइलोज की चेन है, और दिस इज द ब्रांचिंग पॉइंट। वहाँ पे भी अल्फा 1 4 अल्फा 1 6 लिंकेजेस थे। और ब्रांचिंग पॉइंट हम देखेंगे तो अल्फा 1 6 लिंकर्स एट एवरी 8 to 12 रेजिड्यूज। बहुत ही हाई मॉलिकुलर वेट है, 1 to 10, 1 to 2 × 10⁻⁷। और ग्लूकोज मोनोमर को अगर हम लोग देखें तो दे आर लिंक्ड विद अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लाइकोजन। सो अगर हम लोग ग्लाइकोजन की प्रॉपर्टी को देखें तो ग्लाइकोजन लुक लाइक स्टार्च, इट आल्सो है वाइट पाउडर, बट इट इज मोर soluble in water देन एमाइलोपेक्टिन। और जल्दी से ये सस्पेंशन फॉर्म में हो जाता है इवन इन कोल्ड वाटर। अगर हम लोग इसको एथाइल अल्कोहल या फिर हॉट एल्कलाई में मिलाएं तो इट विल बी गेट प्रेसिपिटेटेड। अगर हम लोग इसको टेस्ट करें विद द हेल्प ऑफ आयोडीन तो इट विल प्रोवाइड रेड वॉयलेट कलर, बिकॉज इट्स ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो सो इट गिव्स रेड वॉयलेट कलर। यहाँ पे आप इस कलर को देख पा रहे हो, और ये कलर डिसअपियर हो जाता है जब हम लोग इसको बॉयल करते हैं, और इट कुड बी रीअपियर्स ऑन कूलिंग। हाइड्रोलिसिस की अगर हम लोग देखें तो ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज इज द की एंजाइम इन आवर बॉडी फॉर द ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ग्लाइकोजन ब्रेक हो रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम। अगर हम लोग इसको ट्रीट करते हैं अल्फा 1 4 ग्लूकेन माल्टो हाइड्रोलोज से, तो पार्शियली हाइड्रोलिसिस होती है एंड इट विल प्रोवाइड माल्टोस, जबकि कंप्लीटली हाइड्रोलिसिस में ये देगा हमको ग्लूकोज। अगर स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ग्लाइकोजन इज हैज मच स्मॉलर ऑस्मोटिक इफेक्ट एज कंपेयर टू द ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को अगर हम स्टोर करेंगे ग्लाइकोजन की जगह तो हमें काफ़ी ज़्यादा ऑस्मोटिक इफेक्ट सेल पे लगाना पड़ेगा, जबकि ग्लाइकोजन का ऑस्मोटिक इफेक्ट बहुत कम है एज कंपेयर टू ग्लूकोज। तो इट्स ए प्रिफर स्टोरेज मटेरियल फॉर द सेल्स। नाउ वी विल डिस्कस अनदर होमोपॉलीसेकेराइड्स, इन्यूलिन। इन्यूलिन को प्लांट नेचुरली प्रोड्यूस करते हैं अपनी एनर्जी एज ए एनर्जी सोर्स, बट टुडे we are adding this more and more food products because of its benefits and adaptability. Actually, it's a high in fiber and low in calorie. So इसके काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स हैं। यहाँ पे मैंने कुछ हेल्थ बेनिफिट्स को समराइज किया हुआ है। इट कुड मे ऐड ए कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। इट मे इम्प्रूव द गुड कोलेस्ट्रॉल और इंक्रीज द नंबर ऑफ गुड बैक्टीरिया इन द गट, बिकॉज it promotes the digestive health. Our gut contains around 15,000 to 36,000 species of bacteria, and this only portion of the bacteria in the body is potentially to be harmful. Good bacteria जो है provide many health benefits, और इन्यूलिन क्या करता है, स्टिमुलेट सम ऑफ दिस बैक्टीरिया टू ग्रो। और चूंकि ये डाइटरी फाइबर है, इट हेल्प्स यू टू फील और फुलर फॉर लॉन्गर। सो अगर हम लोग इसके सोर्सेस की बात करें तो इट्स मोर अकर इन द कंपोजिट फैमिली ऑफ द प्लांट लाइक डहेलियास, आर्टिचोक्स एंड एंडोलॉन्स। कुछ अमाउंट में ये बल्ब ऑफ अनियन एंड गार्लिक में भी प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो गार्लिक, अनियन। लेकिन इसका रिचेस्ट सोर्स अगर देखें तो इट्स ए चिकोरी रूट, और इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको इसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इट इज अराउंड 35.7 to 47.6 ग्राम, एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ द चिकोरी रूट। और अगर हम लोग इसकी केमिस्ट्री देखें तो इट्स ए लाइक लो मॉलिकुलर वेट कंपाउंड 5000। एक्चुअली इट्स ए टाइप ऑफ ऑलिगोसेक्राइड which contains 30 to 35 fructose sugar units per molecule.
तो हर इन्युलिन मॉलिक्यूल में अराउंड 30 टू 35 फ्रक्टोज शुगर पाए जाते हैं और इसीलिए इसको फ्रक्टैन भी कहते हैं। अगर हम लोग इसकी स्ट्रक्चर को देखें यहाँ पे, तो इट्स ए फ्यूरॉन रिंग और यहाँ पे दिस इज द वन, कार्बन नंबर वन। तो कार्बन नंबर वन जो है कहाँ पे अटैच हो रहा है, दिस इज द कार्बन नंबर टू से। ओके, सो कार्बन एटम टू ऑफ वन बीटा डी फ्रक्टोज यूनिट एंड द अल्कोहलिक OH ऑन कार्बन नंबर एटम वन, तो वो अटैच करके आपस में एक दूसरे से ये एक ब्रांच का निर्माण करते हैं। 30 टू 35 शुगर यूनिट इस टाइप से इसको जुड़ी होंगी। इन इन्युलिन द फ्रक्टोज रेसिड्यूज आर ज्वाइन टुगेदर विद बीटा टू वन फ्रक्टोसाइडिक लिंकेजेस। हम लोगों ने ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस अभी तक देखा था, अल्फा बीटा ग्लाइकोसिडिक। यहाँ पे ये लोग बन रहे हैं बीटा टू वन फ्रक्टोसिडिक लिंकेजेस से। देयरफॉर वी कैन से दैट इट्स ए टू वन बीटा पॉली फ्रक्टोज। और इसी लिंकेजेस के कारण, बीटा टू वन लिंकेजेस के कारण, कोई भी हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम इसको डाइजेस्ट हाइड्रोलाइज नहीं कर पाता है एंड इट एक्ट एज ए प्रीबायोटिक्स फॉर आवर एलिमेंट्री कैनाल। अगर हम लोग इसकी प्रॉपर्टी देखें तो इट्स आल्सो ए वाइट टेस्टलेस पाउडर एंड इट इज इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। पिछले वाली स्लाइड में हम लोगों ने देखा था ग्लाइकोजन कुड बी सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, बट इट इज ए इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, but in warm water it is easily dissolved and form a colloidal solution। लेकिन ये ठंडे करने पर ये जेल के फॉर्म में नहीं आता है। एज इट इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर, सो ये आयोडीन के साथ हमें कोई कलर नहीं देता है एंड ड्यू टू इट्स बीटा लिंकेजेस इट इज नॉट यूटिलाइज बाई अवर बॉडी। हाइड्रोलिसिस जब हम लोग इसकी करते हैं तो हमें मिलता है क्या, स्मॉल यूनिट ऑफ ग्लूकोज और मेजर फ्रक्टोज मॉलिक्यूल। अभी तक हम लोगों ने देखा था कि ये फ्रक्टोज मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, तो हमें ग्लूकोज कहाँ से मिल रहा है। So now we are thought that it contains two glucose units also in a molecule. एक glucose unit will be in the center, जबकि another will be at the reducing end of the chain. इसका biological role अगर हम लोग देखें तो it's a good prebiotic which means it feeds the good bacteria in the gut and it's a dietary fiber, so it could replace fat in foods और fat on replace करेगा तो it promotes weight loss. It could also replace sugar in foods, and that is why it could control the diabetes. Used to assess the proper kidney function. Kidney function के टेस्ट में भी इसको हम लोग यूज करते हैं. It could also improve the health benefits of food because its benefit for our gut health. और चूंकि ये डाइटरी फाइबर है तो इट आल्सो हेल्प्स इन कॉन्स्टिपेशन और इसके अलावा इट हेल्प्स इन मिनरल एब्जॉर्प्शन एंड बोन हेल्थ। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में पार्टिसिपेट करता है, इसीलिए ये बोन हेल्थ में भी रोल प्ले करता है। सो वी कैन सी दैट inulin is a very important compound for not only for the plant but also for the human. Now we will discuss about structural polysaccharides जैसे कि सेलुलोज, काइटिन एंड पेक्टिन। इन सब में से पेक्टिन को हम लोग अलग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बिकॉज इट्स ए पार्ट ऑफ म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स। तो सेलुलोज और काइटिन इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस। सेलुलोज, cellulose is the most important structural polysaccharides present in the plant. Actually, it's the most abundant carbohydrates on earth. और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि दिस इज द प्लांट सेल्स और इसी के सेल वॉल में यहाँ पे सेलुलोज माइक्रो सेलुलोज फाइबर्स पाए जाएंगे जो कि बने होते हैं हमारे सेलुलोज के चेन से। दीज आर द सेलुलोज मॉलिक्यूल्स विच मेड द माइक्रोफाइब्रिल्स ऑफ दिस सेलुलोज फाइबर्स। सो दैट इज व्हाई इट्स ए मोस्ट abundant मॉलिक्यूल ऑन द अर्थ। और सेलुलोज को वी can't digest, it is digested only by the herbivores. As I have already mentioned that it's the most abundant of all biomolecules in the biosphere because it occurs in the cell walls of the land plants जहाँ की ये मेजर कंट्रीब्यूटर हैं देयर स्ट्रक्चर। सेलुलोज को
often associated with other structural substance like lignin. Lignin cellulosic material पाया जाता है प्लांट के सेल वॉल में, but it also occurs in the nearly pure form in cotton around 94%, flax 90%, and wood of many plants around 60%. That is why it also finds a great importance in the industry. अगर हम लोग इसकी केमिस्ट्री को देखें तो एक्चुअली इट्स एनहाइड्राइड ऑफ बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स, और it is made up of thousands of D glucose subunits, and these glucose subunits in the cellulose are linked via beta 1,4 glycosidic linkages. Contrary to other polysaccharides जो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया, orientation of the glucose molecule in cellulose is reversed, and they have beta orientation in which hydroxyl group of the anomeric carbon or carbon number 1 is directed above the plane of glucose ring, and the hydroxyl group of the rest of the carbon atoms are directed below the plane of the ring. यहाँ पे आप इसको देख पा रहे हो. So, in order to make beta 1,4 glycosidic linkages, every alternate glucose molecule in cellulose is inverted. यहाँ पे सब कुछ, यहाँ पे देखिए सब inverted हो रहा है, और hydroxyl group of carbon number 1 is directed upwards. This is the directed upwards, and that of the carbon 4 is directed downward. This is the carbon number 4 and it is directed downward. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो it's an inverted form of glucose. Now to make the beta 1,4 glycosidic linkage, one of these molecules should be inverted, and so both the hydroxyl group come in the same plane. And this is the reason for the inversion of every alternate glucose molecule in the cellulose. और another important part है कि cellulose is a unbranched molecule, जबकि अदर हम लोगों ने अभी तक देखा था स्टार्च और ग्लाइकोजन, तो वो लोग कॉइलिंग और हेलिक्स फॉर्मेशन करते हैं, जो अभी आने वाली स्लाइड में भी हम लोग देखेंगे. एंड रादर दीज चेन्स आर अरेंज्ड इन द पैरेलल टू ईच अदर, दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स and between these chains, and due to this it's a firmly hold together chains together, which results the formation of cellulose microfibrils that are firm and strong. और यहाँ पे हम लोग इसको देख पा रहे हैं कि सिंथेसाइज कैसे हो रहा है. इट्स सिंथेसाइज बाय ग्लाइकोसिडिक OH ग्रुप ऑफ कार्बन नंबर एटम 1. तो यहाँ पे रिलीज होगा एक वाटर मॉलिक्यूल 1 बीटा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, एंड द अल्कोहलिक OH कार्बन ऑफ द कार्बन नंबर एटम 4 ऑफ द एडजेसेंट ग्रुप. यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे ये रिलीज हो रहा है और ये मॉलिक्यूल आपस में जुड़ रहे हैं. ठीक है, और फॉर्म क्या कर रहे हैं, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस. और अभी तक के पॉलीसेक्राइड से ये डिफरेंट है. कैसे? इट्स ए रिवर्स अपसाइड डाउन. ये एवरी अदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज अपसाइड डाउन, और इसके बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस के कारण ही इसकी जो प्रॉपर्टी होती है इट्स वेरी डिफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पॉलीसेक्राइड, एंड इट्स ए फाइब्रस टफ एंड वाइट सॉलिड. इट्स ए insoluble in water but soluble in ammonical cupric hydroxide solution, जिसे हम लोग फिट्ज रिएजेंट भी कहते हैं. इट गिव्स नो कलर विद आयोडीन एंड लैक्स स्वीटनेस. Sometimes cellulose absorbs water, and that is why it's form the bulk of fecal material, जो कि फैसिलिटेटेड करता है इसके रिमूवल में. तो ये आसानी से रिमूवल होता है, तो कॉन्स्टिपेशन में ये काफ़ी हेल्प करते हैं. इसके अलावा इट हैज़ ए हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द चेन्स, एंड दैट इज वाई इट्स ए sometimes it's comparable to the steel. And the alternate arrangement of glucose molecule in cellulose is contribute its high tensile strength. और इसके अलावा it is soluble in organic solvents. As it is relatively inert material, so it is not completely degraded, और ये ओनली डिग्रेड होता है कहाँ, मोस्ट ड्रास्टिक कंडीशंस में. यहाँ पे आप देख पा रहे हो जब हम लोग इसको हाइड्रोलाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 HCl फिर या फिर कंसंट्रेटेड NaOH से,
तो इट विल प्रोवाइड ग्लूकोज। अगर हम लोग इसके मेटाबॉलिज्म की बात करें तो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स कैन नॉट यूज सेलुलोज एज ए फ्यूल सोर्स बिकॉज दे लैक द एंजाइम टू हाइड्रोलाइज द बीटा 1,4 स्पेशल लिंकेजेस। ये स्पेशल लिंकेजेस हैं जो कि सेलुलोज में प्रेजेंट होते हैं, जो हमने पिछली साइड में डिस्कस किया था। एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स डोंट हैव एंजाइम्स टू डाइजेस्ट टू ब्रेक डाउन दिस काइंड ऑफ लिंकेजेस। लेकिन ये एंजाइम्स कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं फंजाई, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ में, बिकॉज दे कैन सिक्रीट सेलुलेज एंजाइम विच अलाउज यूज फूड एज ए सोर्स ऑफ ग्लूकोज। और इनमें जो है रूमिनेंट, इसके अलावा रूमिनेंट्स एंड टर्माइट्स, दे लिव symbiotically with microorganism like such as Trichonymphoma. It produce cellulose and able to absorb the freed glucose into their bloodstream. Cellulases also hold promise in the fermentation of biomass into biofuel. So अगर हम लोग इसका बायोलॉजिकल और कमर्शियल इंपॉर्टेंस देखें तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। सेलुलोज जो है प्लांट के केस में इट्स ए मेन सब्सटेंस ऑफ प्लांट सेल वॉल, जैसे मैंने पहले ही मेंशन कर दिया है। तो इट हेल्प्स इन स्टिफनेस एंड अपराइट, जबकि humans कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज बिकॉज दे डोंट हैव सेलुलेज एंजाइम, सो इट एक्ट एज ए डाइटरी फाइबर। और एनिमल्स कुछ जो कि इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, तो विच यूज एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, दे डिराइव एनर्जी फ्रॉम दिस पॉलीसेक्राइड्स। Commercially, it's a very important compound because it's a raw material of production of wood, paper, cotton, cellophane, cardboard, celluloid, and rayon fibers, and which include different kinds of plastic also. अगर कॉटन को हम ट्रीट करें एल्कलाई से तो इट विल बिकम समवन ट्रांसल्यूसेंट, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, एंड इट एक्वायर्स ए सिल्की लस्टर एंड इट्स कॉल्ड मर्सराइज्ड कॉटन। जबकि रॉयन फाइबर इट्स आर्टिफिशियल सिल्क, और क्लॉथ मेकिंग में इसको काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में यूज़ किया जा रहा है। तो इट इज़ आल्सो मेड अप फ्रॉम द सेलुलोज। यहाँ पे आप इसका प्रोसेस देख पा रहे हो, जहाँ पे वुड चिप्स को डाला जाता है और क्रश किया जाता है, और फिर NaOH और CS2 से ट्रीट करने के बाद फाइबर के रूप में हमें यहाँ पे रायन फाइबर मिल जाता है। तो इट्स ए आर्टिफिशियल सिल्क। इट आल्सो ए डेरिवेटिव्स ऑफ द सेलुलोज को हम लोग डिफरेंट फिल्म्स के मैन्युफैक्चरिंग में, लेकर्स विच इज़ ए ट्रांसपेरेंट पेंट, और एक्सप्लोसिव बनाने में भी यूज़ करते हैं, जैसे कि सेलुलोज नाइट्रेट्स, it used as explosives, lacquers and celluloid and collodion. जबकि सेलुलोज एसिटेट another derivatives of the cellulose, it's a widely used in the photographic film and the packaging material. तो हम लोगों ने देखा कि सेलुलोज is the most one of the most important polysaccharides of the plant. It could be used in the different biological and commercial uses. Now, if we look at the difference between cellulose and starch, क्योंकि दोनों ही पॉलीसेक्राइड्स हैं और दोनों ही प्लांट से ओरिजिनेट हैं, तो हम ये देखते हैं कि सेलुलोज एंड स्टार्च दोनों ही ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बनी हुई हैं। लेकिन सेलुलोज बना है बीटा ग्लूकोज से, जबकि अल्फा स्टार्च बना हुआ है किससे? टू टाइप्स ऑफ अल्फा ग्लूकोज से। सेलुलोज में बीटा 1,4 लिंकेजेस पाया जाता है, जबकि स्टार्च में अल्फा 1,4 लिंकेजेस हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं लीनियर पोजीशन में, इसमें भी। और लेकिन इस केस में क्या है, इसमें एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन की लेयर होती है। सो यहाँ पे दिस इज द पिक्चर ऑफ एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। प्लांट यूज द सेलुलोज टू सपोर्ट स्ट्रक्चर, इट हैज नो फूड वैल्यू अनलाइक स्टार्च। जबकि स्टार्च क्या है? इट्स ए स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी। और चूंकि इट हैज नो फूड वैल्यू, सो इट हैज, और बीटा 1,4 लिंकेजेस के कारण इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट इन ह्यूमन एंड एनिमल। जबकि स्टार्च क्या है? ये इजिली डाइजेस्ट हो जाता है। इट सेलुलोज जो है वाटर में इजिली डिजोल्व नहीं होता है, और इट्स ए वेरी स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल।
यहाँ पे आप देख पा रहे हो दे आर मोर क्रिस्टलाइन देन स्टार्च, और सारे के सारे पैरेलली अरेंज्ड हैं। जबकि इसके केस में क्या है, इट इट इज वीकर देन सेलुलोज एंड लेस क्रिस्टलाइन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट ऑफ एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। अगर हम लोग सेलुलोज एंड स्टार्च का स्ट्रक्चर भी देखें तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं ग्लूकोज यूनिट लीनियर जो अरेंज हैं, दे आर रिवर्स ऑर्डर। यहाँ पे आप देखिए CH2OH ग्रुप यहाँ पे अपसाइड है प्लेनर पोजीशन के, जबकि इस वाले यूनिट में यहाँ पे डाउन साइड में आ गया है, तो वन अप एंड देन डाउन, और यही अल्टरनेट होता रहता है, और जिसके कारण ये लंबी चेन बनती है। जबकि स्टार्च के केस में इट्स ए लीनियर चेन। यहाँ पे आप देखिए सारे CH2OH ग्रुप एक ही साइड में आपको मिलेंगे। सो दोनों ही ग्लूकोज से मिलकर बने हुए हैं, लेकिन डिफरेंट बॉन्डिंग अरेंजमेंट के कारण और पैरेलल ओरिएंटेशन कारण सेलुलोज इज मच stronger than starch. Now, if we compare the three important polysaccharides, cellulose, starch and glycogen, तो हमें भी यहाँ पे कुछ बातें पता चलती हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। हम लोगों ने देखा सेलुलोज एंड स्टार्च बोथ आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द प्लांट, जबकि ग्लाइकोजन इज द स्टोरेज इन फॉर्म ऑफ एनर्जी इन एनिमल। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सेलुलोज जो है बीटा ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ है, दैट इज वाई इट्स मेड बीटा 1,4 लिंकेजेस। जबकि स्टार्च के केस में इट्स मेड अप ऑफ टू सब यूनिट्स, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन, और दोनों ही अल्फा ग्लूकोज से मिलकर बने होते हैं। एमाइलोज जो है वो लीनियर चेन है और इस फॉर्म में वो दिखाई देता है, जबकि एमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड सब यूनिट है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो इट लुक्स लाइक ग्लाइकोजन, ये भी अल्फा ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ होता है, और सिमिलर टू ग्लाइकोजन इट आल्सो हैज 1,4 एंड 1,6 ब्रांचिंग पॉइंट्स। तो यहाँ पे डिफरेंट ब्रांचिंग पॉइंट भी सेम है, जबकि ब्रांचेस में अगर देखेंगे तो इट इज आल्सो प्रेजेंट आफ्टर 20 सब यूनिट्स, जबकि इस केस में इट्स मोर ब्रांच्ड बिकॉज इट्स प्रेजेंट आफ्टर 10 सब यूनिट्स, जबकि इन दोनों के केस में कोई ब्रांचेस नहीं होती हैं। अगर इसका हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखें स्ट्रक्चर का, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो अल्टरनेट, वन अप देन डाउन देन वन अप देन डाउन, जबकि यहाँ पे क्या है, दे आर द लीनियर अरेंजमेंट, और सारे के सारे CH2OH ग्रुप एक ही साइड में है। यहाँ पे क्या है, दीज आर द ब्रांच्ड स्ट्रक्चर सिमिलर टू ग्लाइकोजन, एंड दीज आर द वेरियस शेप ऑफ दीज मॉलिक्यूल। तो इस टेबल से आप इसको आसानी से कंपेयर कर सकते हो और इनके बीच के डिफरेंस को समझ सकते हो। Now we will discuss about a very important polysaccharide, chitin. Chitin is not a protein but is similar to protein in that they are both polymers. Chitin क्या है? They are made up of polysaccharides. जबकि प्रोटीन क्या है? Made up of amino acid. Chitin जो है it is made up of sugars. और लेकिन chitin somehow it's a very important and very similar role to the protein. For example, we have keratin in our body. Keratin एक प्रोटीन है जो कि ह्यूमन बॉडी में हेल्प करता है हेयर एंड नेल फॉर्मेशन में। लेकिन काइटिन किस में हेल्प करता है? काइटिन एक्चुअली जनरेट्स ए हार्ड आउटर शेल और आर्मर इन ऑर्गेनिज्म फॉर देयर प्रोटेक्शन। एक्चुअली इट्स मेन फंक्शन इज टू इन द एनिमल, एंड प्राइमरली ये क्या करता है, इट्स ये हाइड्रेट एंड प्रोटेक्ट्स द सॉफ्ट टिश्यूज। इसके अलावा भी काइटिन का कई जगह यूज किया जा रहा है बायोमेडिकल डिवाइसेस में। काइटोसैन एक पॉलीमर जिससे जनरेट किया जाता है और उसका मल्टीपल यूज है ड्रग डिलीवरी में, कैटलिस्ट की तरह, वाटर प्यूरिफिकेशन, कॉस्मेटिक्स एंड एंटीमाइक्रोबियल। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट काइटिन। सो काइटिन इज द सेकेंड मोस्ट एमाइनो पॉलीसेक्राइड्स पॉलीमर आफ्टर सेलुलोज। और क्यों है ये सेकेंड मोस्ट? बिकॉज इट्स प्रेजेंट इन द फंजाई एंड इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोड्स, और दोनों ही काफी अबंडेंट अमाउंट में प्लेनेट में पाए जाते हैं। आर्थ्रोपोड्स के केस में ये आर्मर ऑफ क्रैब्स एंड एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स में पाया जाता है विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट भी इसमें इम्प्रेग्नेटेड होता है जो कि
इसको हार्ड बनाता है। अगर हम लोग केमिस्ट्री में इसकी जाएं तो और देखें तो एक्चुअली इट्स ए लीनियर पॉलीमर ऑफ एन एसिटल डी ग्लूकोसामिन यूनिट्स। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, एंड दे आर ज्वाइन टुगेदर विद द हेल्प ऑफ बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस, जस्ट सिमिलर टू सेलुलोज। लेकिन सेलुलोज में क्या है, एल्कोहलिक OH ग्रुप जो था एट C2 पोजीशन, इट इज रिप्लेस्ड विद द एन एसिटल एमाइनो ग्रुप। तो यहाँ पे जो OH ग्रुप था इन द केस ऑफ सेलुलोज, ये रिप्लेस हो गया है विद द हेल्प ऑफ एन एसिटल एमाइनो ग्रुप। और ये भी क्रॉस पोजिशन में है, यहाँ पे प्रेजेंट है। वन इज अपसाइड एंड अनदर वन इज द डाउन साइड। और इसी पोजीशन के कारण ये आसानी से दूसरे ब्रांच से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, और पैरेलली, जस्ट सिमिलर टू द सेलुलोज, they are arranged parallelly or makes a very strong bonding. In other words, we can also say that chitin is the derivative of cellulose, जिसमें कि N-acetyl glucosamine रिप्लेस हो जाता है उसके हाइड्रोक्सिल पोजीशन से एट द कार्बन नंबर 2। काइटिन को अगर हम लोग हाइड्रोलाइज करें विद द हेल्प ऑफ मिनरल एसिड, तो वी विल गेट ग्लूकोसामिन एंड एसिटिक एसिड। और just similar to the cellulose, chitin is also indigestible by invertebrate animals। और वहां पे इसको हाइड्रोलाइज करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है काइटिनेजेस एंजाइम की, जो कि प्रेजेंट होता है ओनली इन द फ्रॉम द गैस्ट्रिक जूस ऑफ स्नेल्स और फ्रॉम द बैक्टीरिया। और ये एंजाइम क्या करता है, ये इट कैन डिकम्पोज द काइटिन टू एन एस्टल ग्लूकोसामिन यूनिट। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, दिस इज द एन एस्टल डी ग्लूकोसामिन यूनिट, एंड दिस इज डी ग्लूकोसामिन जब हम लोग इसको हाइड्रोलाइज करते हैं मिनरल एसिड से। अगर हम लोग इसका बायोलॉजिकली सिग्निफिकेंस देखें तो काइटिन इज एक्चुअली ए बिल्डिंग मटेरियल which provide strength to the exoskeleton of crustaceans, insects, and also to the cell wall of fungi। तो ये एक बिल्डिंग मटेरियल है, लेकिन इसका कमर्शियली भी काफ़ी यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, थ्रू एंजाइमेटिक और केमिकल डी एसिटाइलेशन, काइटिन कैन बी कन्वर्टेड टू वेल नोन डेरिवेटिव काइटोसिन। तो काइटोसिन इट्स ए पॉलीमर, और इसका काफ़ी यूज़ इंडस्ट्रियल में किया जा रहा है, इंडस्ट्रीज में। तो हम लोग अभी आने वाली स्लाइड में इसको देखेंगे। As I have already mentioned that chitin is indigestible in humans and animals because they don't have the enzymes to break beta 1,4 glycosidic linkages of chitin। लेकिन अगर काइटिन को हम लोग काइटोसैन में कन्वर्ट कर दें, which is also a linear polysaccharides, and it's a like it have very diverse application in our life। So it has application in फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री में आप इसका एप्लीकेशन देख पाओगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, बाइंड लिपिड्स, थिकनर एंड स्टेबलाइजर के रूप में यूज किया जाता है, प्रोटेक्टिव फंजिसाइड एंटीबैक्टीरियल कोटिंग में यूज हो रहा है, और इट इज ऑल्सो यूज इन एग्रीकल्चर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, और बायोमेडिकल डिवाइसेस, बायोमेडिकल साइंस में भी यूज हो रहा है। और बिकॉज इट्स ए बायोडिग्रेडेबल पॉलीसेकेराइड, तो इट्स ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल भी है। एग्रीकल्चर में इसका यूज़ है एज ए सीड ट्रीटमेंट, बायोपेस्टिसाइड के रूप में भी यूज़ किया जा रहा है। इसके अलावा इट कैन बी यूज्ड इन ए सेल्फ हीलिंग पॉलीयूरेथेन पेंट कोटिंग। मेडिसिन में इसको बैंडेजेस में भी यूज़ किया जा रहा है बिकॉज इट रिड्यूस द ब्लीडिंग एंड इट हैव एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो काइटिन का बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है इन द फॉर्म ऑफ देयर बिल्डिंग मटेरियल फॉर आर्थ्रोपॉड्स। लेकिन काइटिन का जो वेस्ट है उसका भी काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज़ किया जा रहा है। तो अब तक हम लोगों ने होमोपॉलीसेकेराइड्स के बारे में एनालाइज कर लिया है काफ़ी। सेलुलोज, स्टार्च, काइटिन, और ये सारे के सारे सिंगल मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलकर बने हुए होते हैं, और आपस में डिफरेंट बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, लाइक बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, या डिफरेंट ब्रांचिंग पॉइंट अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस में भी ये पाए जाते हैं। लेकिन ये इतने ज़्यादा यूनिट्स पाई जाती हैं, आपस में जुड़ी रहती हैं, तो ये आपस में ये यूनिट्स फोल्ड कर जाती हैं।
So now we will discuss about some of the folding of homopolysaccharides. किस टाइप की ये फोल्डिंग्स होती हैं और क्यों ये होती है। पॉलीसेकेराइड का जो स्ट्रक्चर है वो 3 डायमेंशन में सेम प्रिंसिपल फॉलो करता है जैसे कि पॉलीपेप्टाइड में हम लोग देखेंगे आने वाली क्लासेस में। इट आल्सो लाइक फोल्डिंग में आपको इन्वॉल्व होगा वीक नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स इंटरेक्शंस, particularly hydrogen bonds between hydroxyl groups, which helps to stabilize their structure. इसमें फाई एंड साई बॉन्ड्स भी एडजेसेंट ऑक्सीजन एटम्स के साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स बनेंगे। और इसके अलावा जो है इट इज एनालोगस टू पॉलीपेप्टाइड्स एंड it can be represented as a series of rigid pyranose ring and they are connected by an oxygen atom bridging the rings। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये एक ब्रिज बना रहा है ऑक्सीजन एटम और एक सीरीज ऑफ पायरेनोज रिंग आर कनेक्टेड। और इसी डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड एंगल्स के कारण वी हैव सर्टेन कन्फर्मेशन विच आर मोर स्टेबल देन अदर्स। और उसको हम लोग रामाचंद्रन प्लॉट की हेल्प से जान सकते हैं कौन सा कन्फर्मेशन ज़्यादा स्टेबल है। आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट we need to discuss the some of the structures like starch and glycogen में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो दिस इज द मोस्ट स्टेबल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा 1,4 लिंक्ड चेन। हम लोग जानते हैं कि स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों ही अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस वहाँ पाए जाते हैं एंड दे आर टाइटली प्रेजेंट इन द क्वाइल्ड हेलिक्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं माइलोस जो है एक सर्कुलर क्वाइल्ड हेलिक्स के रूप में पाया जाता है एंड इट्स दिस हेलिक्स इज स्टेबलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Glucose residue in the chain are also able to form hydrogen bonds to the surrounding solvent। जो सराउंडिंग सॉल्वेंट होगा उससे भी ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, आपस में भी ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे और ये मॉलिक्यूल उसकी मदद से ये स्टेबल हो सकता है। और ये हेलिकल स्ट्रक्चर जो है इट हैज 6 रेजिड्यूज पर टर्न। और इसी हेलिकल स्ट्रक्चर के कारण हमको दिखता है ये डेंस ग्रेन्यूल्स ऑफ स्टोर्ड स्टार्च एंड ग्लाइकोजन which could be seen in many cells। It's due to the folding of amylose in the form of helix। सेलुलोज के केस में मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन इज दैट जहां पे ये टर्न इनटू 180 डिग्री रिलेटिव टू द नेबर्स। रिलेटिव टू द नेबर्स इट विल बी टर्न इनटू 180 डिग्री और इट विल यील्ड अ स्ट्रेट एक्सटेंडेड चेन जिससे कि इसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अवेलेबल हो जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए विथ अनदर चेन्स। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये एक चेन है, दिस इज द सेकंड चेन और ये इस टाइप से अरेंज होते हैं जिससे कि इनके hydroxyl groups will be available for others hydrogen bonding with neighboring chains। और इस तरह की several chains lying side by side in the parallel manner जो कि stabilize करती हैं with the help of hydrogen bonds से and it produces a stable supramolecular fibers which have great tensile strength। यहाँ पे आप इसको देख पा रहे हो। अगर वाटर कंटेंट देखें तो वाटर कंटेंट ऑफ सेलुलोज फाइबर इज वेरी वेरी लो बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर इसमें आसानी से अंदर नहीं आ पाता है एंड दिस सेटिस्फाइज देयर कैपेसिटी फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो हम लोगों ने ये होमोपॉलीसेकेराइड्स को डिस्कस कर लिया है। आने वाली क्लासेस में वी विल डिस्कस अबाउट हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स। इन द लास्ट दिस टेबल समराइजेस द all of the homopolysaccharides which we have discussed: sucrose, glycogen, inulin, सेलुलोज एंड काइटिन। तो ये इसके अकरेंस कहाँ पे ये पाए जाते हैं, इसके कंस्टिट्यूएंट मोनोसेक्राइड्स और किस टाइप के ये लिंकेजेस बना रहे हैं और किस टाइप के ग्रुप्स इन्वॉल्व है इस लिंकेजेस में। ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल इन दिस टेबल एंड यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन सी नोट डाउन इन योर नोटबुक। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।